Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing class 12th chemistry and today we are going to start unit number 7 P block element. So first of all we have to question what is P block element कि जो आपके P block elements होते हैं वो क्या होते हैं. तो इनका आंसर आप दे सकते हो कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है क्या होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द एलिमेंट कि ऐसा जो एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सबसेल कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो ऐसा एलिमेंट जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबसेल में एंटर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि वो जो आपका एलिमेंट है वो क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है. फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी तो सपोज़ करो मैंने एक एलिमेंट लिया मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 12 है और एक आपका एल्युमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या 13 है. अभी मुझे नहीं पता कि इसमें से पी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है. सो मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालूंगी 1s2 2s2 2p6 3s2 काउंट कर लिया, हमारे पास 12 हो गए. फिर इसकी निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1. ओके, आफ्टर writing this electronic configuration we see that last electron of aluminum enter into the p subcell, but in case of magnesium it is enter into the f subcell. So the element in which the last electron enter in the p subcell is known as the p block element. So, according to this aluminum is the p block element. जो आपका एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है. एंड इन केस ऑफ मैग्नीशियम लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एफ सबसेल, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम इज द एस ब्लॉक एलिमेंट. सो in our previous class we have also done p block element, but at that time we done only group number 13 and group number 14. Although p block has 6 groups, group number 13 14 15 16 17 and 18. So first two group 13 and 14 done by us in 11th class. Now today we are going to start group number 15. Group number 15 is known as the nitrogen family. फिफ्टीन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन के अंदर जो आपके इस फैमिली के अंदर जो ग्रुप्स हैं प्रोडिक टेबल में, दैट इज़ द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. अगर इसको हम एक राइम्स में पढ़ेंगे तो याद करने का तरीका है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास. एक सीक्वेंस में हम फर्स्ट लेटर से इसकी राइम्स बना लेते हैं. नाइट्रोजन फैमिली के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, निकोजेंस बोलते हैं. अब इनको निकोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीक लेटर्स में जो निकोमिंग्स होता है, निकोमिंग्स का मतलब होता है सफोकेशन. तो ये जो होते हैं ये आपके सफोकेशन कॉजिंग होते हैं, जिस वजह से सफोकेशन कॉज करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज द निकोजेंस. ओके, उसके बाद अब हम जो है नाइट्रोजन की जो फैमिली है ग्रुप नंबर 15 है उनके अकरेंस की बात करते हैं. व्हाट डू मीन बाय द अकरेंस की ये कहाँ कहाँ आपके मिलते हैं. तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो 78% बाई वॉल्यूम जो है हमें मिलता है. एंड कहाँ मिलता है, इन द एटमॉस्फेयर. जो है आपका जो नाइट्रोजन है वो 78% हमें कहाँ मिलता है, एटमॉस्फेयर में जो है मिलता है. बट अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो अर्थ के क्रस्ट में इसकी परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं है. अर्थ की क्रस्ट का मतलब क्या है, जो आपकी अर्थ है उसकी जो फर्स्ट अपर लेयर है दैट इज़ द क्रस्ट. तो अर्थ के क्रस्ट में ये क्या है आपका लेस अबंडेंट है. एंड हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे इसकी पोजीशन देखें तो 33rd जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ के क्रस्ट में. और यहाँ पे जब हम बात करते हैं दैट इज़ बाई मास.
अप्रॉक्सीमेट जो होता है वो 9 ppm जो है वो कंसनट्रेशन नाइट्रोजन की वहाँ पे होती है। नाइट्रोजन जो होता है अर्थ के क्रस्ट पे मेनली जो होता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में होता है। नाइट्रेट्स होता है NO3 नेगेटिव आयन। तो मीन्स जैसे ये आपका बनाएगा, पोटेशियम का नाइट्रेट बनाया इसने, आइदर इसने सोडियम का नाइट्रेट बनाया, इस तरह से ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में रहता है। इन स्पाइट ऑफ नाइट्रेट, जो नाइट्रोजन होता है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट्स होता है प्रोटीन्स का। फर्दर जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो से कि दैट जो नाइट्रोजन है वो अमीनो एसिड का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। आफ्टर डेट हम बात करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपके कौन से होते हैं? DNA एंड RNA। तो ये DNA और RNA जो होता है ये आपका न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे भी आपका जो होता है एक्चुअली जो DNA और RNA होते हैं ये हमारे जो हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं। हेरिडिटी करेक्टर्स का मतलब कि जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी अकरेंस की बात करेंगे। हम बात करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है दे आर वेरी रिएक्टिव। फॉस्फोरस आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह से ये हमेशा जो नेचर होता है नेचर में कंबाइंड स्टेट में होता है, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता, क्योंकि जो रिएक्टिव है वो कंबाइंड स्टेट में। ये जो है आपका 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। जैसे नाइट्रोजन की 33 पोजीशन थी तो इसकी 11 थी, यानी कि अगर हम ppm की बात करेंगे तो 1120 ppm जो है इसकी कंसनट्रेशन होती है। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन होती है। एंड ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बाई मास की बात हो रही है, बाई वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है अर्थ के क्रस्ट में। ओके ये इसके जो फॉस्फोरस हैं, फॉस्फोरस के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिन मिनरल्स के पास ये आपका प्रेजेंट होता है। तो इसके जो मेनली मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स जो होते हैं वो एपेटाइट फैमिली के होते हैं। एपेटाइट फैमिली जो होते हैं वो कैल्शियम एपेटाइट यानी कि फ्लोरो एपेटाइट हो गया, क्लोरो एपेटाइट हो गया। मतलब एपेटाइट में आप कैल्शियम के जो लेते हो तो वहाँ पे क्लोरो एपेटाइट यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट हो गया एंड कैल्शियम का क्लोराइड हो गया, इस वजह से ये आपके रहते हैं। तो ये आपके फॉस्फोरस रॉक में प्रेजेंट होते हैं। जो एपेटाइट होते हैं, जो आपकी फॉस्फोरस का रॉक होता है वो आपका वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस का रॉक बहुत जगह मिलता है, जैसे अमेरिका में हो गया, अफ्रीका में हो गया। इंडिया में जो ये फॉस्फेट रॉक है वो मेनली जो मिलता है वो आपको कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। तो वहाँ पे ये लार्ज अमाउंट में आपका मिलता है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है वो इसेंशियल कंपोनेंट्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। अब आपको लगता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो फॉस्फोरस है आपका वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर कैसे आया, है ना, ये चीज़ देखना है। तो प्लांट और एनिमल्स के अंदर ये किस तरह से प्रेजेंट है, ये आपको जैसे आपको पता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं, आपको बोन्स बोला जाता है या फिर बोला जाता है जो टीथ बोला जाता है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का मतलब बोलने का मतलब कि 60% वहाँ पे होता है कि आपका इसको बोलते हैं फ्लोरो एपेटाइट। जो ये चीज़ आपकी होती है ये आपकी होती है फ्लोरो एपेटाइट। फ्लोरो एपेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ca3। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आपको बनाना आता है कि फॉस्फेट के ऊपर जो है वो आपका होता है। तो ये जो चीज़ होती है मेनली हमारे बोन्स और जो है टीथ में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो फॉस्फोरस की प्रोटीन्स होती हैं वो मिल्क में भी होती हैं और एग में भी होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मिल्क और एग लेना चाहिए। DNA और RNA में भी आपके जो होते हैं फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं, जो हेरिडिटी इफेक्ट को करते हैं। नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस से प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है ATP, जिसको आप कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट हो गया, या ADP हो गया, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट हो गया। इन सब चीज़ों में भी क्या होता है आपका फॉस्फोरस जो होता है वो लार्ज अमाउंट में आपका होता है, जो कि एनर्जी की नीड्स होती है सेल्स के लिए। फिर हम बात करते हैं जो हमारे पास आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ, इन तीनों की हम एक साथ बात करते हैं। एक्चुअल में ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत लेस अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मेनली ये जो होते हैं ये सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक का सल्फाइड हो गया, बिस्मथ का सल्फाइड हो गया। और ये जो सारे होते हैं वो बहुत ट्रेसेस में होते हैं। ट्रेसेस का मतलब बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एज सच इनकी जो है कोई बहुत ज़्यादा जो होती है आपकी वो अमाउंट नहीं होता नेचर में। तो ये हमारी अकरेंस की बात हुई।
अब जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, वैसे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालते हो, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप इलेक्ट्रॉन की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस में करते हो, सेल्स में और सब सेल्स में पर्टिकुलर करते हो। जो आपके ये ग्रुप 15 वाले एलिमेंट हैं, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP3। आगे जो भी नोबल गैस स्कोर होगा वो आ जाएगा। अभी हम इसके सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो डिटेल में देखेंगे। सो बेटा आपको पता है कि नाइट्रोजन की फैमिली में हमारे पास नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। नाइट्रोजन के बाद हमारे पास क्या है, फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर आपको क्या है, 15 है। नाइट्रोजन नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, तो ये हम जो है यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं पहले, फिर इनके एटॉमिक नंबर हम बाद में देंगे। एक्चुअली इनके एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने की भी नीड नहीं होती है। जो नोबल गैसेस होती हैं उनमें से अगर आप माइनस करते रहोगे तो ये आपका आ जाता है 3 माइनस करना होता है, 33 होगा। नेक्स्ट वाली नोबल गैस 54 होती है तो उसका 51 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट वाली 86 होती है तो ये 83 हो जाएगा। तो इनका एटॉमिक नंबर है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालते हैं, देखो अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 1s2 2s2 2p6 करके निकालोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी जाती है। तो हम इनकी जो है वो नोबल गैस से निकालते हैं। यहाँ पे हीलियम आ जाएगा, और यहाँ पे जो n की वैल्यू मैंने बताई थी कि आपको मैंने बताया था कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP3 होती है। तो जो n की वैल्यू होती है वो 2 से लेके 7 तक आपकी होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s2 2p3। हेयर ये 2 हो गया, 2 4 4 और 3 7। इस तरह से फॉस्फोरस के केस में हम क्या ले लेंगे, नियॉन ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 3s2 3p3। आर्सेनिक के केस में हम क्या ले लेंगे, आपका जो है ऑर्गन ले लेंगे। आर्सेनिक के केस में ऑर्गन, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाली जो 36 है वो नहीं लेंगे। तो ऑर्गन में आपका आ जाएगा 4s2। बट आपको पता है बेटा 4s के बाद जो है वो 3d फिल होता है, तो यहाँ पे 3d 10 आ जाएगा, एंड 4p क्या आएगा, 3 जगह। आपको कई जगह बुक्स में मिलेगा कि ऑर्गन के बाद डायरेक्टली 3d लिखा है, फिर 4s फिर 4p, बट हमें ध्यान रखना है कि 3d जो है वो 4s के बाद फिल होता है। उसके बाद इसमें आपका क्रिप्टॉन 36 होता है, तो यहाँ पे आपका 5s2 5s के बाद 4d10 एंड 4d10 के बाद 5p3। बिस्मथ के केस में यहाँ पे ज़ेनॉन आएगा जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है 53 होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा 6s2। 6s के बाद आपको पता है आपका 4f14 आएगा। 4f14 के बाद देन आपका 5d10 आएगा, एंड 5d10 के बाद फिर क्या आएगा, 6p3 आएगा। तो ये हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी है 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की। होप सो आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगी जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए, इसके साथ ही समझा देती हूँ। वो मेरे पास एक चीज़ है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। ऐसा आपने इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट के बारे में पहले भी किया हुआ है, बट एक बार और बताना चाहूँगी कि इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट क्या होता है बेटा, कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की वजह से एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगी। हम कहते हैं कि जो किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट सेल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो ये हैं ये +5 चार्ज शो करेंगे, ये वाले +5 शो करेंगे, ये वाले क्या करेंगे, +5 के अलावा +3 भी शो करेंगे, और इस वाले केस में भी +5 के साथ साथ +3 शो करेंगे, और यहाँ पे भी +5 के साथ साथ +3 शो करेंगे। ये मैं जो यहाँ पे +5 +3 ले रही हूँ, एक्चुअल में वो नाइट्रोजन की जो फैमिली है उसकी फैमिली की जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। क्या है बेटा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब मैंने ऊपर वालों में सिर्फ +5 शो किया है, नीचे वाले में +5 के साथ साथ +3 शो किया है। एक्चुअल में डाउन द ग्रुप आप मूव करोगे तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे ऊपर +5 वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, नीचे क्या होगी, +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो तो आपके 5 हैं, लेकिन यहाँ पे केस क्या आता है कि जो आपका ये S वाला है और ये P वाला है, उसमें यहाँ पे D के इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे भी D के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ पे भी D के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जो S मतलब जो आपका NS है और NP के बीच में जो D और F के इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, वो जो ये S वाला इलेक्ट्रॉन है
इसके पेयर्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। तो ये वाली जो पेयर्स हैं ना, ये इनर्ट बन जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब ये इनर्ट बन गए तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ये 3 करेंगे, दैट्स वाई +3 ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा था, इसलिए आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बता दिया। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो NS वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो FOD के इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और ये वाले जो, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे शील्डिंग कर देते हैं ये, जिसकी वजह से ये वाली जो पेयर होती है वो इनर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि इनर्ट क्या होता है, इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी हम आगे जो टॉपिक्स करेंगे वहाँ पे बहुत वाइडली जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका यूज़ होगा। बहुत सारे इसके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप सो अगर आपने यहाँ पे किया होगा तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑल्दो आपने इसको पहले भी किया हुआ है 11th क्लास में इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसको हम 1 बाय 1 जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें सबसे पहला आता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई आपको पता है क्या होता है कि जो आपके 2 बॉन्डेड एटम होते हैं, उन दोनों बॉन्डेड एटम का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसका जो हाफ होता है दैट इज द एटॉमिक रेडियस, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे D/2 आ जाएगा। हमने डेफिनेशन सारी पहले करी हुई है, इसलिए हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने सिर्फ यहाँ पे क्या पढ़ना है, ट्रेंड्स पढ़ना है कि ग्रुप 15 में जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हैं उनका क्या ट्रेंड चलता है। तो यहाँ पे आपको बोलेंगे कि मेनली जो एटॉमिक रेडियाई होती हैं वो कोवलेंट रेडियस होती है इसकी, क्योंकि ये जो p ब्लॉक एलिमेंट हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि जैसे आपकी जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, यानी कि जो ग्रुप 15 होते हैं, जो नाइट्रोजन फैमिली यानी कि जो ग्रुप 15 होते हैं, उन ग्रुप 15 की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14, यानी कि जो आपकी कार्बन फैमिली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्रोडिक्ट टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे बेटा क्या होता है, जो साइज़ होता है वो क्या करता है, आपका डिक्रीज़ करता है, साइज़ डिक्रीज़ करता है। साइज़ डिक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो सेम सेल में जो है वो ऐड ऑन होते हैं, और सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, उसके बदले में न्यूक्लियस पे प्रोटॉन भी होता है। उससे क्या होता है, जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अब ये आप कहोगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जो है अट्रैक्ट करता है, उसको इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और जब ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको अपनी तरफ क्या करता है, मोर स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिससे जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, और साइज़ डिक्रीज़ करने की वजह से जो एटम की रेडियस है वो रेडियस भी क्या कर जाती है, आपकी डिक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, कि अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, डाउन द ग्रुप का मतलब क्या है, जो टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, सेम ग्रुप के अंदर, जैसे आपकी नैना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास वाली जो फैमिली है आपकी नाइट्रोजन, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो एटॉमिक रेडियाई होती है, वो एटॉमिक जो रेडियाई है वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ये एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन क्या होता है कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में तो जो इंक्रीज़ आता है वो काफ़ी तेज़ी से आता है, लेकिन उसके बाद जो आर्सेनिक से बिस्मस तक इंक्रीज़ आता है वो सिर्फ स्मॉल इंक्रीज़ आता है। इंक्रीज़ तो होता है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज़ होता है वो थोड़ा कम होता है। सपोज़ करो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो है वो 2 यानी कि 4 पिकोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 2 पिकोमीटर का ही गैप आएगा। मीन्स कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो एटॉमिक रेडियस होती है वो इंक्रीज़ करती है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में एटॉमिक रेडियस जितना इंक्रीज़ करती है उसकी कंपैरिजन में आर्सेनिक से, बिस्मथ
एंटीमनी और बिस्मथ के केस में जो इंक्रीज़ होता है वो उसकी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कंपैरिजन में जो इंक्रीज़ होता है वो आपका कम होता है। अब इसका रीज़न क्या है? जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस मूव करते हो तो क्या होता है? एडिशन ऑफ न्यू सेल होता है। मतलब डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो न्यू सेल का एडिशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है तो 2 सेल हो जाएंगे। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है तो फॉस्फोरस के पास क्या हो जाएगा? 3rd सेल हो जाएगा। आर्सेनिक 4th पीरियड का है तो आर्सेनिक के पास क्या हो जाएगा? 4 सेल हो जाएगा। ऐसे हर एक लेवल पे एक नया प्रिंसिपल सेल ऐड होता है। तो नया प्रिंसिपल सेल ऐड होने से नया एनर्जी सेल ऐड होता है, उसकी वजह से जो साइज़ क्या होता है वो इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा एक और इफेक्ट भी वर्क करता है जो साइज़ के इंक्रीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है। वो ये है बेटा कि सबसे पहले सपोज़ करो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन के पास 2 सेल हैं। फिर मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस लिया, फॉस्फोरस के पास क्या है आपके यहाँ पे? 3 सेल हैं। फिर मैंने नेक्स्ट वाला लिया, उस वाले के पास क्या है आपके पास? 4 सेल हैं। ऐसे 4 सेल हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आउटर मोस्ट सेल है जिसमें सबसे बाहर वाला सेल है, तो ये इनर वाले जो सेल हैं इनमें भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो मतलब फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फिर आपकी 4th सेल आएगी। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल होता है इसको न्यूक्लियर चार्ज से जो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटेक्ट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है? जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो प्रॉपर आउटर मोस्ट सेल पे लग नहीं पाता और साइज़ क्या कर जाता है? इंक्रीज़ कर जाता है। यानी कि डाउन द ग्रुप जो साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है उसके 2 फैक्टर हैं। एक तो आपका क्या है? एडिशन ऑफ न्यू सेल, कि हर एक लेवल पे क्या हो रहा है? एक न्यू सेल ऐड हो रहा है। और दूसरा क्या है? जो शील्डिंग इफेक्ट है जिसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इसको हर बार शील्डिंग इफेक्ट बोलो, हम इसको समटाइम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ऑफ जो मिडल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी होती है, इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं, जो आपके बीच वाले होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जो साइज होता है वो डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। देन मैंने आपको बताया कि जो आर्सेनिक है और जो बिस्मथ है उसके केस में साइज़ इंक्रीज़ तो होता है, लेकिन जितना पहले इंक्रीज़ हो रहा था उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे जो इंक्रीज़ है वो लेस इंक्रीज़ है। उसका रीज़न क्या है बेटा? कि जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो सॉरी कैपिटल आएगा फॉस्फोरस यहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जो एस और पी ब्लॉक जो होते हैं, जो एस और पी सबसेल होती है, इनकी जो शील्डिंग होती है, इनकी शील्डिंग क्या होती है? स्ट्रांग होती है। आर्सेनिक से एंटीमनी में हमारे पास डी भी आ जाता है और एफ भी आ जाता है। जो डी और एफ वाले हैं उन डी और एफ की जो शील्डिंग होती है वो क्या होती है? पुअर होती है। तो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर पाते न्यूक्लियस के चार्ज से आउटर मोस्ट सेल को। तो वहाँ पे न्यू सेल के एडिशन की वजह से ही साइज क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। इसलिए आर्सेनिक से बिस्मथ के केस में साइज़ का इंक्रीज़ तो होता है, बट थोड़ा सा क्या होता है आपका? कम होता है। ठीक है। अब ये हमारा एटॉमिक रेडियस, और सेम यही ट्रेंड जो होता है वो आयनिक रेडियस के केस में भी फॉलो होता है। सेकेंड मेरे पास जो हमारा एटॉमिक प्रॉपर्टी है दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, की आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे आपके जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ग्रुप नंबर 14 से क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब ये ग्रुप नंबर 14 से ज़्यादा क्यों होती है? तो उसका रीज़न क्या है कि जब आप 14 से जो है वो 15 ग्रुप की तरफ मूव करते हो तो जो एटम का साइज़ होता है वो एटम का साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। एटम का साइज़ डिक्रीज़ करने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे? टाइटली बाउंड होंगे, इसलिए उनको वहाँ से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एक तो ये, दूसरा क्या होता है कि जो आपका नाइट्रोजन मतलब फैमिली है उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS2NP3, अगर हम P3 की बात करते हैं तो P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और नाइट्रोजन फैमिली के केस में P में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है, जो कि क्या होती है?
एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, जिस वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और ग्रुप 14 की कंपैरिजन में 15 की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करते हैं डाउन द ग्रुप। जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप जो है वो मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में या ग्रुप 15 में, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो आयनाइजेशन एनर्जी है जिसको आप एंथैल्पी बोलते हैं, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ क्यों कर जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो साइज़ होता है वो साइज़ क्या कर जाता है बेटा, इंक्रीज़ कर जाता है। अगर साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेस हेल्ड होंगे, मतलब उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम हो जाएगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, आप कह सकते हो। तो वहाँ पे जो वीकली हेल्ड होंगे वो, जिसकी वजह से वहाँ से उनको निकालना क्या होगा, आपका जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। थर्ड मेरे पास जो एटॉमिक प्रॉपर्टी दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखते हैं तो जो ग्रुप नंबर 15 वाले एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14। यानी कि जो ग्रुप नंबर 14 है, ग्रुप नंबर 14 आपको पता है आपकी क्या है, कार्बन फैमिली है। तो कार्बन फैमिली की कंपैरिजन में जो नाइट्रोजन फैमिली वाले होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज़, क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज छोटा होगा और एटॉमिक साइज़ अगर छोटा होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा रीज़न क्या है, स्मॉलर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप कह सकते हो कि स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड टू गेट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैस का मतलब जो आपका इनर्ट गैस है, तो उसकी कन्फिग्रेशन लेने के लिए ग्रुप, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो एक तो ग्रुप 15 का साइज छोटा होता है, दूसरा ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए। इस वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और ग्रुप 14 की कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव मतलब कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ जाते हैं, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ करने का रीज़न क्या है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो साइज़ होता है वो साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ करती है। तो जो साइज़ इंक्रीज़ करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगी, तो न्यूक्लियस अंदर की तरफ चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। लेकिन ये जो ट्रेंड होता है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो है वो हमने जो है जनरल इंट्रोडक्शन किया है 15 ग्रुप का, और अकरेंस करी हुई उनके एलिमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लिया है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए आप वीडियो को, और आपकी जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेरी है वो मेरे से आप लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।